अपन चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अपन इससे पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम फिर मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो देखिए, ये कोई सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है। इस चार्ज से कुछ डिस्टेंस आगे एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है, कूलम्ब फोर्स। उसकी वैल्यू है F इक्वल के क्यू बाई आर स्क्वेयर। तो इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पर फोर्स अप्लाई किया है। तो हम ये सोचें, ये चार्ज तो यहाँ गया ही नहीं, तो फिर इस पर फोर्स कैसे लग गया। तो उसके लिए यही समझना पड़े कि इस चार्ज ने यहाँ कोई ना कोई ऐसा फील्ड भेजा होगा, वो फील्ड जा कर के इस पर फोर्स अप्लाई करता है। तो इसकी वजह से यहाँ एक फील्ड गया, वो फील्ड इस चार्ज से मिला और दोनों आपस में मिलके फोर्स बना दिए। तो ये वाला चार्ज Q, इस Q के अलावा यहाँ फील्ड, तो ये वाला है फील्ड एक, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं। तो F इक्वल ये वाला फील्ड जिसको हम E से डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज Q। तो बात ये हुई, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुँचता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से मिलके और इसी पर इतना फोर्स बनाता है Q इंटू E। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड E को लिख सकते हैं E इक्वल F अपॉन Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनती है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, चार्ज की यूनिट है कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब, या इसी को हम न्यूटन कूलम्ब इनवर्स। इसके अलावा इसकी एक यूनिट और होती है वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये तो बस इतनी बात थी कि कोई भी चार्ज होता है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, वो किसी अनोदर चार्ज पे फोर्स अप्लाई करता है। सेम इसी तरीके से समझिए कि जैसे एक मैग्नेट है और मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक पोल N है, दूसरा पोल S है। ऐसे इसके पास एक और मैग्नेट रखी है, ये वाला N पोल और ये S पोल। और ये हम जनरली देखते ही हैं, इस मैग्नेट का S पोल N पोल को अट्रैक्ट करता है। अब वही सोचने की बात, ये पोल तो यहाँ पहुँचा ही नहीं, फिर भी इसको कैसे अट्रैक्ट कर लिया। तो फिर हम समझेंगे, यहाँ से कोई ना कोई फील्ड यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ से कोई ना कोई तो फील्ड यहाँ पहुँचा होगा, और वो फील्ड इस पोल पर फोर्स अप्लाई करता है और इसको अट्रैक्ट कर लेता है। और इसी फील्ड को हम यहाँ नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड को हम B वेक्टर से डिनोट करते हैं। और यहाँ ये E क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से डिनोट कर रहे हैं। तो बात क्या हुई, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स बनाया, तो इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड भेजा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से मिलके फोर्स बनाया था। कितना बनाया, Q E बनाया। ऐसे ही एक पोल, मैग्नेट की बात है, तो मैग्नेट का एक पोल दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो खुद तो नहीं गया। तो हम कहेंगे इसने मैग्नेटिक फील्ड भेजा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स अप्लाई करता है। वो कितना फोर्स अप्लाई करता है वो अभी आगे बात करेंगे हम। तो मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहे हैं। और देखो, ये जैसे ये मैग्नेट का N पोल, ये S पोल। एक होती है मैग्नेटिक निडल। मैग्नेटिक निडल में भी ऐसा ही होता है कि बहुत
ये ऐसी शेप बनाई जाती है, ये ऐसी शेप बनाते हैं, इसको ऐसे टिका के रख दिया जाता है। और ये इसका एन पोल होता है, ये वाला इसका एस पोल होता है निडल का, और ये इस तरीके से होती है, ये रोटेट करने के लिए फ्री होती है, ये एन एस ये। अब अगर हम मैग्नेट के पास मैग्नेटिक निडल को रखेंगे तो ये एस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भेजेगा और इस एन पर फोर्स टॉर्क जो भी बनाएगा इसमें डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो हम यही समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ गया तो वहाँ ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड ही आया होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही निडल में डिफ्लेक्शन ला सकता है। यह हमें समझ में आता है। इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो भी ओरस्टेड था, एक वायर लिया, इस वायर में करंट फ्लो करवा दिया, तो हम इसका नाम देंगे करंट कैरिंग वायर। अब किसी वायर में करंट फ्लो करवाया और उसके पास में मैग्नेटिक निडल को रख दिया, और फिर देखा गया करंट कैरिंग वायर के पास रखी मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। तो अब मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ गया ना, तो कन्फर्म हो गया इसकी वजह से यहाँ ज़रूर मैग्नेटिक फील्ड पहुँचा होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो मैग्नेटिक फील्ड ही ला सकता है। तो अब हम सीधा ये कह देते हैं ना कि किसी वायर में करंट फ्लो करवाने से उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब जो भी सारे कंक्लूजन के बाद पता चला कि जैसे मान लो ये वायर है, इस वायर में करंट फ्लो करवाते हैं ऊपर की ओर, इसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसको हम ऐसे याद रख लेते हैं कि राइट हैंड लें, राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में हो, फिर जो हमारी फिंगर्स हैं इनको हम कर्ल करें तो ये जो फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएंगी। करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो अब देख लो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के दो तरीके हुए, या तो मैग्नेट रखो, मैग्नेट से भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है, या फिर किसी वायर में करंट फ्लो करवा दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के दो सोर्स हो गए यहाँ पे। हम इसी मैग्नेटिक फील्ड की अब आगे बात करते हैं। देखते चलो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अच्छे से कॉन्सेप्ट याद कर लो। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज रख दिया, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे जो भी फोर्स बनता है F इक्वल चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स बनता है। अगर ये चार्ज प्लस है तो यहाँ प्लस रह जाएगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो हम लिखेंगे F वेक्टर माइनस Q E वेक्टर। पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यहाँ बिल्कुल हमें क्लियर समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो वेलोसिटी पर, किसी एंगल पर डिपेंड ही नहीं करता। बस वो डिपेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की खुद की वैल्यू पे, या चार्ज कितना मैग्नीट्यूड का है उस पर डिपेंड करता है। अब हम आगे बात करें मैग्नेटिक फील्ड की। ऐसे ही देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है,
तो यूनिफॉर्म की बात आती है तो अपन ये वाला जो गैप है ना इसको सेम ही रखते हैं, सॉरी इस वाले गैप को, जितना गैप यहाँ है उतना ही गैप हम यहाँ रखते हैं इनके बीच में। ये लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम बी वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। इसमें किसी चार्ज को क्यू को प्लस ही ले रहे हैं, हम v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज क्यूब को v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड से जो ये एंगल बन रहा है वेलोसिटी का, ये थीटा है। इस चार्ज पर फोर्स बनता है F इक्वल क्यू v वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट को हटाएं तो हम इसे लिखेंगे Q V वेक्टर मैग्नीट्यूड B वेक्टर मैग्नीट्यूड साइन थीटा, वेयर थीटा है एंगल बिटवीन वेलोसिटी v वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। देखो इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं, सारी बातें करते हैं इसकी। इससे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, ये एंगल इनमें थीटा है, तो मैं ऐसे लिखूं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इस वेक्टर का मैं b वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो जो नया बनेगा क्वांटिटी वो भी वेक्टर क्वांटिटी ही आएगी। फिर इस वेक्टर क्वांटिटी आएगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो पहले a लिखा है तो हम राइट हैंड को a वेक्टर की तरफ रखें फिंगर्स को, फिर उनको b वेक्टर की ओर कर्ल करें तो a ऐसे b, फिर जो थंब आएगा वो c वेक्टर को डिनोट करेगा। तो यहाँ देखो a b ये वाला ये c वेक्टर है। तो यहाँ भी फिर एक चीज़ और है, जो ये आ रहा है ना, ये वाला ऐसे आ रहा है ये, तो ये जो नया c वेक्टर बना है ना, ये देखो a वेक्टर इससे भी 90 एंगल बना रहा है, और जो ये b वेक्टर है ना इससे भी 90 एंगल बना रहा है। तो a क्रॉस b करने से जो नया बनता है वेक्टर वो a के भी परपेंडिकुलर b के भी परपेंडिकुलर होता है। यहाँ देखो आप इसमें ये वाला v वेक्टर, ये कोई चार्ज क्यों था, ये v वेलोसिटी से जा ही रहा था, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड था b वेक्टर, यहाँ दिखा दो। अब v क्रॉस b करें तो हमें f मिल रहा है, तो यहाँ जो ये f वेक्टर है ना ये v के भी परपेंडिकुलर होगा, इस v के भी परपेंडिकुलर और b के भी परपेंडिकुलर होगा। और वही देखो v क्रॉस b, अब मैं ऐसे रखूं फिर b की तरफ कर्ल नहीं होगा, फिर मुझे ऐसे रखना चाहिए v क्रॉस b, थंब किधर जाएगा, इन साइड में जाएगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इन साइड में लगेगा। यहाँ से और क्या देखने को मिलता है, अगर चार्ज रेस्ट में हुआ, रेस्ट में होगा तो वेलोसिटी 0, और v 0 हो गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज रखा है और वो रेस्ट में है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जबकि यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में है फिर भी फोर्स लग गया, ये कमाल की बात है। और यहाँ देखना थीटा अगर साइन 0 या साइन 180 हो, दोनों ही केस में 0 होता है इसकी वैल्यू। तो ये जो चार्ज था ना इसको अपन ऐसे थ्रो किए थे, इसको अपन ऐसे कर दें तो इधर ही, तो जिधर v उधर ही b, तो थीटा क्या रहेगा 0 और साइन 0 0, फिर फोर्स 0 हो गया।
तो अगर चार्ज रेस्ट में है तो भी फोर्स जीरो, और उस चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो कर दिया तो भी फोर्स जीरो। हाँ, अपोजिट थ्रो करो, ये देखो ऐसे है, ऐसे थ्रो कर दें तो 90 हो जाए एंगल, और अगर हम इसको ऐसे इधर थ्रो कर देते तो v वेलोसिटी से 180 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट थ्रो कर रहे हैं तो थीटा 180, वो भी जीरो। चार्ज को रेस्ट में रखो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थ्रो करो या अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो करो, तीनों ही केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो बनेगा। यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ लेता है। और देखो, हम ये चाहते हैं किसी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगे, तो फिर थीटा क्या रखना चाहिए? तो थीटा की ही अगर बात करता है तो यहाँ से दिख रहा है ना, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और वो कौन से एंगल पे आएगी? 90 डिग्री पे आएगी। तो साइन 90 1 होता है, वो मैक्सिमम होता है। तो इस पे जो मैक्सिमम फोर्स बनेगा एफ मैक्स, वो बनेगा QVB, इतना बनेगा। और थीटा क्या रहना चाहिए? 90 डिग्री। तो हम किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो थीटा 90 रहता है, और इस केस में मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगता है। ये आपको याद रखना है। तो ये कंडीशन अच्छे से देख लेना, थीटा जीरो होगा तो भी फोर्स जीरो, 180 है तो भी जीरो, और चार्ज को रेस्ट में रखेंगे तो भी फोर्स जीरो। मैक्सिमम लगवाना है फोर्स तो 90 डिग्री पे थ्रो करो। ये हमने सीखा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, एंगल कुछ भी हो, हमेशा फोर्स क्या लगेगा? Q इंटू ई। तो ये वेलोसिटी और एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ से और देखो, ये जो अभी तक हम पता किए थे ना, F इक्वल होता है Q इंटू ई, और यहाँ से हमने कहा E होता है F अपॉन Q। फॉर्मूला मिल गया था, यूनिट भी बता दिया था, न्यूटन पर कूलाम होती है या फिर वोल्ट पर मीटर होती है। ऐसे ही यहाँ देखो, फोर्स मिल गया हमें, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल QVB साइन थीटा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? B की। जैसे यहाँ E की निकाले थे ना, तो ये B चाहिए, तो B इक्वल F, ये और ये डिवाइड में आ जाएगा QV साइन थीटा। इसमें देखो, हम इसकी यूनिट रखते हैं, तो फोर्स की यूनिट लिखें न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड यहाँ लगा दें, साइन थीटा यूनिट लेस होता है। फिर न्यूटन और ये जो कूलाम पर सेकंड, ये एम्पियर बनता है, क्योंकि अपन जानते हैं ना करंट होता है I इक्वल Q अपॉन T होता है, क्योंकि यूनिट कूलाम और टाइम की सेकंड, और इसी को हम एम्पियर बोलते हैं। तो ये न्यूटन, इसको लिखेंगे एम्पियर, और ये हो जाएगा मीटर। तो हम लिखें ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, और इसी का एक नाम दे रखा है टेस्ला। इसकी यूनिट टेस्ला होती है। मैग्नेटिक फील्ड की CGS यूनिट गाउस भी होती है। आगे अपन बात करें देखो, अभी तक अपनी बात हुई है कि कोई चार्ज मूव कर रहा है, उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अब अपना अगला टॉपिक है कि कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर है। इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर रखा हुआ है, तो उसको मैं ये रखूं
ये वाला, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक वायर रखा है और इस वायर का मैं ये एक मिडल लाइन बना दूं, इसका एक्सिस मान लो आप। इसमें बहुत सारे ये कंडक्टर है और कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो हम इसकी करंट की डायरेक्शन दिखा देते हैं कि आई करंट फ्लो हो रहा है, और जो डायरेक्शन करंट की होती है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की होती है। तो ये लो करंट डेंसिटी जे वेक्टर। करंट स्केलर है तो वेक्टर नहीं लगेगा, जबकि करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इस पर वेक्टर लगेगा। अब करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे, जस्ट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन करंट कैरिंग वायर में ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इधर आएगी। ठीक से समझ लो, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और इस वायर की या इस कंडक्टर की लेंथ है उसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं, ये है। और इसमें बहुत सारे फ्री ये इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव कर रहे हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है। बस वो एंगल थीटा होना चाहिए, वो 0 नहीं या 180 नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखना, ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन के पास तो चार्ज होता है, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसका मतलब चार्ज मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है ही। तो मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज मूव करेंगे तो इन पर तो फोर्स लगेगा। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन वायर में है, कंडक्टर के अंदर हैं, तो सभी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। तो अपन ये कह देंगे इस कंडक्टर पर ही फोर्स लग रहा है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा तो फिर कंडक्टर पे फोर्स लग जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है तो उस कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, चार्ज पर भी फोर्स लगता है और करंट कैरिंग कंडक्टर पर भी फोर्स लगता है। अब अपना टारगेट है कि इस पर टोटल कितना फोर्स लगेगा। हाँ, ये हम जानते हैं, ये होता है F इक्वल क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कि कोई भी चार्ज Q है, उसकी वेलोसिटी ये है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस चार्ज पर इतना फोर्स लगता है। अब हमें इसके चार्ज देखने हैं, टोटल कितना चार्ज है, उस चार्ज की क्या लिखनी है यहाँ पर, वेलोसिटी। तो हम यहाँ वेलोसिटी तो क्या यूज़ करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि सारे ही चार्ज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसको तो वी डी वेक्टर से डिनोट कर देंगे। ये रही बात चार्ज की, और ये बी तो है ही। अब हमें ये टोटल चार्ज निकाल के लाना है। किसका चार्ज, जो इस कंडक्टर में है, और कंडक्टर में भी वही चार्ज जो मूव कर रहे हैं। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, वो हमें लिखना है। तो अब चार्ज कैसे पता करें, आप समझना। चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -e। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते तो मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता, तो क्या ये टोटल चार्ज आ जाता। भाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा, -10e हो जाएगा। तो रह फिर की बात यह है कि हमें यहाँ चाहिए क्या, इस जगह नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसे डिनोट करें। अगर हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम उसको -e से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज आ जाएगा। वो टोटल चार्ज यहाँ रखेंगे, इनकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट vd रखेंगे, क्या ये मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा। अब हमारा टारगेट क्या हुआ, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता करना कि इसमें टोटल कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं जो मूव कर रहे हैं, वो हमें निकाल के लाने हैं। चलो इसके लिए भी हम तिगड़मबाजी बिठाते हैं कुछ। देखो पहले तो ये देखो कि इसका वॉल्यूम कितना है, या ये मान लो कि लेट इसके यूनिट वॉल्यूम में फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है। तो स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका टोटल वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये एक सिलेंडर की शेप में ही तो है, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी हाइट यानी लेंथ L, वो होता है ना ऐसे सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं तो इसका ये एरिया πr² और इसकी जो ये हाइट h होती है, ये होता है इसका वॉल्यूम। तो हम जो ये πr² है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, और h की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, L, तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो A × L हो जाएगा। तो A × L। देखो यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन, तो फिर A × L वॉल्यूम में कितने होंगे, n से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन यूनिट वॉल्यूम में n, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल इलेक्ट्रॉन। फिर देखो चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -e, तो इतने जनों पर कितना होगा, NaL, ये आएगा। तो ये टोटल चार्ज आ गया ना, यहाँ रखते हैं F = Q, तो इस Q की जगह ये -NaLe, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर, और ये वेक्टर फॉर्म चल ही रहा है। यहाँ तक एक बार ठीक से देख लो, मैंने किया ही क्या है, मैंने सिर्फ इतना सोचा कि ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसमें ये करंट कैरिंग वायर रखा है, करंट कैरिंग वायर में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो फिर चार्ज मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। ठीक है भाई, इतना फोर्स बन जाएगा, वो रहा फॉर्मूला। तो इन सभी इलेक्ट्रॉन पर ही फोर्स बनेगा, इसका मतलब फिर कंडक्टर पे ही फोर्स बन गया पूरे पे, तो हमें पूरे कंडक्टर का ही फोर्स निकालना था। ठीक है, फिर पूरे कंडक्टर का कैसे निकालें, तो भाई पूरे कंडक्टर का चार्ज ले लो इलेक्ट्रॉन का, फिर कैसे लिखें, तो हमने देखा चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालो, उनका नंबर निकालो। इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालें, मान लिया यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n, तो इसका वॉल्यूम कितना था A × L, तो टोटल इलेक्ट्रॉन NaL हो गए। चार्ज Q - E, टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर ये लिख दिया, तो ये टोटल चार्ज आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते ही हैं, मैग्नेटिक फील्ड ये रख दिया है। अब इसको थोड़ा सा आगे और इसकी तिगड़मबाजी करेंगे और वो इसका फोर्स निकल के आ जाएगा। देखो F वेक्टर, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और याद दिला दूँ आपको। एक रिलेशन होता है करंट में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसमें करंट इधर फ्लो हो रहा है, देख लो ठीक से, ये करंट डेंसिटी है, जबकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट है करंट डेंसिटी के। तो करंट होता है IN, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम NeAVD।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, माइनस ये ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहाँ से एक और ए को मैं डिवाइड करूँ तो ये बनेगा I/A NEVD, और करंट पर यूनिट एरिया इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी, जे इक्वल हो जाएगा NEVD। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये तो नंबर है, ये स्केलर, ये चार्ज है, ये भी स्केलर। अब जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये वेक्टर है भाई, इस पे तो वेक्टर लगाना है यहाँ, और ये जो जे है ये भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा देते हैं। इससे तो इंडिकेट क्या हुआ कि वी डी और जे सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि कुछ साइन नहीं है ना आगे। जबकि देखो एक बार, जे ऊपर वी डी नीचे, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और डायरेक्शन अपोजिट आई तो क्या लगाना पड़ेगा आगे, माइनस। अब इंडिकेट हो रहा है कि जे की डायरेक्शन वी डी की डायरेक्शन के अपोजिट आ रही है, तो ये माइनस लगाना पड़ेगा। वहाँ भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ हमें दिखेगी और उसी को हम जाके जे चिपका देंगे उसके आगे। यहाँ देखो ये रहा माइनस एन, ये एन रहा, ई ये ई रहा, वी डी ये वी डी रहा, तो इसको ले जाते हैं एक साथ, साजे में लिखते हैं इनको। ए बच गया इधर, ये एल बच गया। अब देखो ये माइनस एन ई वी डी और ये क्रॉस बी। ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई भी, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके साथ जो स्केलर होते हैं ना, इनको साथ में रख लो, या इनके पास स्केलर रखा हुआ था उसको बाहर निकाल लो, ये तो हम कर ही लेते हैं ऐसा। तो एफ वेक्टर इक्वल माइनस नहीं ए एल, माइनस नहीं है यहाँ, ये देखो माइनस एन ई वी डी, ये रहा जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इतना आ गया। अब मैं यहाँ से ये ए इस मैग्नीट्यूड में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बनेगा एफ वेक्टर इक्वल एल ए जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और देखते चलो, इसको तो मैं मिटाई दूँ, ये जो आया है ना इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ एफ वेक्टर एल ए जे वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये हम जानते हैं करंट डेंसिटी जे होता है I/A। ए को इससे मल्टीप्लाई करो तो ए इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बनेगा ए जे इक्वल आई, ये बनेगा। दिक्कत का विषय है, ये कह रहा है ए जे के ऊपर वेक्टर है, यहाँ देखो ए जे के ऊपर वेक्टर नहीं है, तो ठीक है मैं ए जे वेक्टर को आई तो नहीं लिख सकता, क्योंकि बहुत ठीक से सोचना, आई स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर है तो ऊपर वेक्टर लगा नहीं सकते। हाँ जे पर लगा लो, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है ए जे वेक्टर। अगर मैं ए जे वेक्टर की जगह आई लिख सकता हूँ, बिल्कुल यहाँ आई लिखा जाएगा, लेकिन बात ये है यहाँ ये जो ए जे वेक्टर है ना, ये पूरी एक वेक्टर क्वांटिटी लिखी गई है यहाँ पे। अगर मैं ए जे वेक्टर की जगह आई लिख दूँ यहाँ, तो आई तो स्केलर है, तो वेक्टर की जगह स्केलर आई कैसे सकता है, वेक्टर की जगह वेक्टर ही लिखा जा सकता है। ये यहाँ प्रॉब्लम फंस गई। अच्छे से सोच लो, ए जे वेक्टर आई बनता है, लेकिन खुद ए जे वेक्टर है ना वो वेक्टर है, और उसकी जगह मैं आई करंट लिखूंगा, करंट तो स्केलर है, तो वो यहाँ कैसे आ सकता है, और हम लिखना भी चाह रहे हैं वहाँ पे। तो इसके लिए एक जुगाड़ बिठाते हैं, वो क्या है, ये वाला है ना, ये ऐसे करें एफ इक्वल, एक बार तो मैं लिख ही देता हूँ, ए जे की जगह आई
और जो जे का डायरेक्शन था वो डायरेक्शन यहाँ दे देते हैं आई को क्रॉस बी। याद रखना करंट की डायरेक्शन, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन यही है, लेकिन ठीक नहीं है। स्केलर पे वेक्टर लगा दिया, बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर अपन इसको कैसे सेट करें, ये फिर हमने सोचा ऐसे कर लो, आई को बाहर लिखो, एल को लिख दो यहाँ, फिर क्रॉस बी। और हम ये समझ लेंगे जो यहाँ डायरेक्शन आई की थी ना, वो डायरेक्शन किसके रह जाएगी, एल वेक्टर की। और एल क्या है, ये इसकी लेंथ है, कंडक्टर है, ये स्ट्रेट लाइन का कंडक्टर होना जरूरी है, तो इसका ये एक डिस्प्लेसमेंट की तरह है, ये एल, ये वेक्टर। अच्छा, इस एल की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जो डायरेक्शन किसकी होगी, करंट की होगी। तो हमें ये नहीं लिखना चाहिए एफ वेक्टर इक्वल एल, ये इसको हमें लिखना चाहिए था करंट आई, लेकिन आई तो स्केलर है। फिर हमने ये सोचा आई को बाहर कर दो, एल को रख दो और उस वेक्टर को एल ले लेगा। तो यहाँ याद रखेंगे एल की डायरेक्शन कौन सी है, जो करंट की या करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वो होती है। रह फिर के लास्ट में हमें ये मिल ही गया कि किसी कंडक्टर पर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर पर ये फोर्स बनेगा एफ वेक्टर इक्वल आई एल क्रॉस बी फैक्टर, ये आया। अब इसके भी नतीजे देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। ये जो बना ना ऐसे, एफ वेक्टर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं एफ आई एल बी साइन थीटा। और ये थीटा क्या है, थीटा आएगा इसमें एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। फिर एल वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जो डायरेक्शन करंट की होती है, लिख सकते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ करंट। जो डायरेक्शन करंट की है वही हमें एल की डायरेक्शन लेनी है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। चलो ये हो गया। यहाँ से देखिए फोर्स की डायरेक्शन, राइट हैंड लेंगे, लेंथ की तरफ फिंगर्स को रखेंगे, फिर कर्ल करेंगे, वो बी की तरफ होनी चाहिए। थंब जिधर आएगा वो वायर पर, कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। तो ये देखो, ये तो एल, भाई करंट ऊपर है ना, तो फिर एल इधर ही लेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, तो देख लो ये एल और बी में एंगल थीटा, एल और बी का एंगल ये थीटा है। एल ऊपर क्रॉस बी, बी इधर है ना, ऐसे थंब जाएगा इन साइड में, तो इस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, वो परपेंडिकुलर टू सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहाँ अगर थीटा 0 हुआ तो ये लो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, और वायर को ऐसे रख दिया जाए कंडक्टर को। अब और करंट भी इधर ही फ्लो हो रहा है आई, तो इधर करंट है तो इसकी लेंथ इधर ही लेंगे, तो एल भी इधर, बी भी इधर ही, तो थीटा क्या हो गया 0 और साइन 0 0, फोर्स ही नहीं लगेगा। वही बात करंट कैरिंग कंडक्टर की होगी कि अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रख दो, थीटा 0, कोई फोर्स नहीं बनेगा इस पर। हाँ, अपोजिट रख लो, कोई दिक्कत नहीं, इधर करंट फ्लो करवा दो तो एल वेक्टर इधर हो जाएगा, बी उधर है, थीटा 180 हो जाएगा। थीटा 180 है तो अभी भी फोर्स 0 ही बनेगा, साइन 180 0 होता है ना। हम चाहते हैं वायर पर मैक्सिमम फोर्स लगी, तो फिर मैक्सिमम फोर्स लगने के लिए वही इसकी वैल्यू 1 हो जाए, 90 पे होती है, तो वायर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखो 90, इस पर मैक्सिमम फोर्स बनेगा। कितना बनेगा, ये 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा F इक्वल आई एल बी। लेकिन
मुझे ऐसे नहीं, मुझे याद रहता है एफ इक्वल बी पहले आई एल, बिल से याद रहता है। किसी कंडक्टर या कंडक्टिंग वायर पर मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, बिल, बी आई एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर। अच्छा, लेंथ ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन क्या लेनी है, जो डायरेक्शन करंट की होती है। करंट स्केलर वेक्टर, स्केलर, करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होती है। कमाल की बात है। हाँ, इसको भी आप ऐसे याद कर लो, एफ बी आई एल साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर रखा है, बताओ उस पर कितना फोर्स लग रहा है, बिल साइन थीटा। ऐसे याद रखना है आपको। मैक्सिमम फोर्स कितना लग रहा है, बिल। मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा है, थीटा 0 180, कितना फोर्स लगेगा, 0। अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, वायर रखा है, वायर में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा, अब बताओ कितना फोर्स लगेगा, करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, आई 0, फोर्स भी 0 ही होगा। ऐसे ही हमने देखो, अब आप कंडीशन ठीक से याद कर लो। ये मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी चार्ज को रखा, चार्ज को v वेलोसिटी से मोशन करवाया। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज नहीं, कंडक्टर को रख दिया सीधा ही, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा था, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। इस पर कितना लग रहा है, बिल साइन थीटा। आप यहां से भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकाल सकते हो, यहां से या फिर यहां से। देखो ये है ना, F इक्वल बी आई एल साइन थीटा, इसका डिवाइड करो इसमें, तो ये बनेगा F अपॉन आई एल साइन थीटा। कौन बच गया इधर, B। इसकी यूनिट बताओ, न्यूटन एम्पियर करंट की, और इसकी लेंथ की मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसी को क्या हम टेस्ला बोलते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आ गई है। आप यहीं से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, निकाल लेना। ये देख लो ना, न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी माइनस 2। ये क्या है, ए करंट, ये करंट का तो ए ही होता है, और लेंथ, लेंथ का एल हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो एम एल 0 टी माइनस 2 ए माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ये भी हम कर लेंगे। तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।